मैं प्रयागराज से हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो अक्सर जब मेरे साथ जो एस्पिरेंट्स रहते हैं, हम लोग डिबेट करते हैं और उसमें एक आम चर्चा निकलती है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की। और हिंदी मीडियम के साथ मैं रीजनल लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि ये जो यूपीएससी में रिजल्ट्स आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उसमें हिंदी मीडियम और रीजनल लैंग्वेजेस की पार्टिसिपेशन और रिजल्ट आप कैसे देखते हो? अगर थोड़ा सा पीछे से शुरू करें बात को, तो 1979 तक यूपीएससी में हिंदी मीडियम था ही नहीं, ना हिंदी ना बाकी भाषाएं। जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी, जिसमें आज की बीजेपी भी शामिल थी, कुछ और पार्टियां शामिल थी, 4 पार्टियां शामिल थी, उस समय ये प्रस्ताव आया कि सिविल सेवाओं में भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो 1979 से ये प्रोसेस शुरू हुआ और हिंदी मीडियम आप कह सकते हैं वहां से शुरू हुआ। 1979 से 1993 तक बहुत खास पार्टिसिपेशन हिंदी मीडियम का नहीं था। मेरा अनुमान है कि शायद अगर 500 सीट्स हों या 1000 सीट्स हों तो शायद उसमें 10-20 लोग सिलेक्ट होते होंगे उस समय। एक आध व्यक्ति पहले 100 रैंक में होता था, जिससे थोड़ा सा एक क्रेज रहता था। 93 के बाद जब मंडल कमीशन आया तो उसमें रूरल बेल्ट के बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, तो ये अनुपात थोड़ा सा बढ़ा। जो गोल्डन फेज था वो 2002 से 2008 के बीच में था, जब हम लगभग 8, 9, 10, 11% रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में हिंदी मीडियम का देख पा रहे थे उस समय। फिर प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम चेंज हुआ 2011 में, जिसने काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया। 2013 में मेंस का सिलेबस चेंज हुआ, ऑप्शन सब्जेक्ट 2 से 1 रह गए, जीएस की वेटेज बढ़ गई। सही बात यह है कि उन स्ट्रक्चरल चेंजेस जो 2011 और 13 में हुए, उसके बाद से हिंदी मीडियम और बाकी भाषाओं का रिजल्ट काफी कमजोर स्थिति में आ गया। लगभग आप मान सकते हैं कि 2013-14 में वो 1.5-2% के आसपास फाइनल रिजल्ट रह गया, जो पहले 10 तक चला गया था एक बार। 2013 से अब 2023 में हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट काफी अच्छा नहीं रहा है। पिछले साल हिंदी मीडियम की बात मैं करूं तो 24 बच्चे सिलेक्ट हुए हिंदी मीडियम से, जिनमें कुछ का रैंक काफी अच्छा है, 18वां रैंक है, 22वां रैंक है। कुल 24 बच्चे पिछली बार थे, जो कि मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 3% के आसपास रिजल्ट है, 3, 3.25 के आसपास, लेकिन ये रिजल्ट तो कम ही है। पिछले 2 साल से हमने इसमें कोशिश करनी शुरू की है एक नए तरीके से। एक हमने मेंटरशिप प्रोजेक्ट नाम से एक स्कीम शुरू की है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस में पिछली बार पहली बार किया और हिंदी मीडियम से जितने बच्चे मेंस दे रहे थे उन सबको उसमें जोड़ने की कोशिश की। कुछ बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट हुए, कुछ बच्चे ऑफलाइन कनेक्ट हुए। ऑफलाइन में हमने एक लाइब्रेरी बनाई जो 24/7 खुलती है। हमारी एक टीम उनके साथ काम करती है। उनको रोज आंसर राइटिंग का अभ्यास करवाना, पूरे पूरे पेपर लिखवाना, चेक करना, सुझाव देना, ठीक करना, ये प्रोसेस हम करते हैं। पिछले साल जब यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया तो उसमें लगभग 19% रिजल्ट था। 19% का मतलब यूपीएससी मेंस 10,000 लोगों ने दिया तो उसमें 1900 बच्चे मेंस से पास हुए। हमारे मेंटरशिप प्रोजेक्ट में करीब 65 बच्चे वहां बैठते थे, उनमें से 51 का सिलेक्शन हुआ, जो कि 80% के आसपास था। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी और हमें इससे ये कॉन्फिडेंस आया कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी अगर थोड़ी सी रिगरस प्रैक्टिस का मौका मिले, गाइडेंस मिले, तो अच्छा कर सकते हैं। 2022 का अभी एग्जाम चल रहा है, मेंस का रिजल्ट आ गया है, इंटरव्यू शुरू होने वाले 5-7 दिन के बाद से। हिंदी मीडियम के बच्चे शायद 7 फरवरी के आसपास से उनके इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं, हालांकि अब तक मैंने किसी को बताया नहीं है, इस बार हमारी लाइब्रेरी में करीब 120 बच्चे हिंदी मीडियम के मेंस मेंटरशिप में थे और उन 120 में से 110 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं पूरा बताऊं तो मेंटरशिप से कुल 133 और बाकी को जोड़ लें तो 154 बच्चे हमारे टच में हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। और मेरा अनुमान है कि इस साल हिंदी माध्यम का रिजल्ट लगभग 15 साल के बाद एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है। थोड़ा सा यूपीएससी ने अपने सिस्टम में चेंजेस किए पिछले साल से। निबंध के पेपर को उन्होंने काफी अमूर्त बनाया है और एब्स्ट्रैक्ट निबंध पूछने से भी हिंदी माध्यम के बच्चों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो
ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से ज़्यादा हैं। जो ह्यूमैनिटीज से बच्चे होते हैं उनके लिए लिखना अमूर्त विषयों पर तुलनात्मक रूप से आसान होता है। तो मेरा अनुमान है कि बहुत हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर मैं अंग्रेजी और हिंदी की बात सामान्य रूप से करूं, देखिए सबसे आसान दुनिया में काम है उंगली उठाना। जिसको चाहे जब बुरा कहिए, इससे आसान कोई काम नहीं। तो ये कहना कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट खराब है, इसने खराब कर दिया, उसने खराब कर दिया, ये तो सबसे आसान काम है। स्ट्रक्चरल लेवल पर समझना, प्रॉब्लम का सही तरीके से समाधान करना, वो बड़ी बात है। हिंदी अंग्रेजी की समस्या मूल रूप से लिंग्विस्टिक नहीं है, ये सोशो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है। यानी किसी लैंग्वेज का सोसाइटी में क्या स्थान है, उसको बोलते हैं सोशो लिंग्विस्टिक्स। मैं अपनी क्लास में कई बार ये बात करता हूँ। आप में से अधिकांश लोग तो शायद अंग्रेजी माध्यम वाले रहे होंगे, या हिंदी माध्यम के लोग भी आप में से कुछ मिक्स्ड होंगे शायद, चलिए मान लेते हैं। मैं अपनी क्लास में एक सवाल कई बच्चों से पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए 500 बच्चे बैठे हैं, हिंदी माध्यम की क्लास चल रही है। वो पूछते हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कब ऐसा आएगा कि हमें पहला रैंक मिलेगा, या शानदार रिजल्ट कब आएगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका उत्तर दूंगा, पहले एक सवाल का उत्तर आप दे दीजिए। मैं उनसे कहता हूँ कि मान लीजिए आप सिलेक्ट हो जाए किसी भी सर्विस में, आज से 10 साल बाद के एक कल्पना करते हैं कि आप किसी ना किसी नौकरी में सिलेक्ट हो गए, आपके जो स्पाउस हैं वो भी किसी नौकरी में सिलेक्ट हैं, आप ठीक स्थिति में हैं, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं हैं, आप अपने उस शहर के वेल सेटल्ड परिवारों के बीच में गिने जाते हैं, और आपका बच्चा हुआ, वो 4 साल का हो गया है, अब उसे स्कूल भेजना है आपको। तो मैं पूछता हूँ कि आप लोग वो बच्चे हाथ खड़ा कर लें जो अपने बच्चे को हिंदी माध्यम के स्कूल में भेजेंगे। और 500 में से हर बैच में 2 या 3 बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि शायद आप भी नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है। जब आप उस स्थिति में होंगे, आप नौकरी में हैं, वेल सेटल्ड हैं, आपके बच्चे के करियर का सवाल है, जैसे ही आप हिंदी माध्यम के स्कूल की बात करेंगे, आपके ही परिवार के लोग, आपके ससुराल के लोग दबाव बना के आपका बाइकआउट कर देंगे और कहेंगे कि बच्चे को अंग्रेजी माध्यम भेजना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी, और ये स्थिति केवल हिंदी की नहीं है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सबकी है, गुजराती की भी है, मराठी की भी है। इन भाषाओं के समाजों में जो भी परिवार थोड़ा भी समृद्ध होता है, मध्य वर्ग में आता है, उसकी पहली प्राथमिकता है कि उसका बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। और उसकी बात सही भी है, क्योंकि उसको पता है कि जो नौकरियां अंग्रेजी में हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है वो अंग्रेजी में है। वो बच्चा भारत में ही हमेशा काम क्यों करे, इंग्लैंड में क्यों ना करे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में काम क्यों ना करे। कोई भी चाहता है आगे बढ़ना। हिंदी माध्यम के जो स्कूल हैं आमतौर पर सरकारी स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है हम सबको पता है, और इसलिए जब आप सब अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के ही स्कूल में भेजेंगे और आज से 30 साल बाद फिर मुझसे पूछेंगे कि हिंदी का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं कहूँगा इसकी वजह केवल मैं नहीं हूँ, इसकी वजह यूपीएससी की तैयारी करने की प्रक्रिया नहीं है। जो 15 साल स्कूल में बच्चे ने लगाए, 3 साल कॉलेज में लगाए, हिंदी और भारतीय भाषाओं की संस्थाओं में और अंग्रेजी की संस्थाओं में लगभग जमीन आसमान का अंतर है। कुछ गांव के इंग्लिश मीडियम स्कूल को मैं दिमाग से निकाल के बात कर रहा हूं उस समय। वो जो 15 साल का ग्रूमिंग प्रोसेस है, जो एक्सपोजर है, फिर अंग्रेजी जानने के बाद इंटरनेट की दुनिया आपके लिए बहुत बड़ा खजाना है। हिंदी जानते हुए आप इंटरनेट पे बहुत कमाल नहीं कर पाते हैं, उतना कंटेंट आपको नहीं मिलता है। जितने अच्छे अखबार हैं जो यूपीएससी में काम आते हैं वो सारे अंग्रेजी में हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको अमेरिकन पर्सपेक्टिव पढ़ना है, वॉशिंगटन टाइम्स पढ़ना है, वो हिंदी में आपको नहीं मिलता है, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं मिलता है, लंदन टाइम्स नहीं मिलता है। ज्ञान की दुनिया में अंग्रेजी का वर्चस्व, और अंग्रेजी के बाद आप कह सकते हैं फ्रेंच का, जर्मन का, जापानीज का वर्चस्व इतना ज्यादा है कि हकीकत यह है कि हिंदी उस दुनिया में नहीं टिकती है। ऐसे बच्चे जो बचपन से हिंदी माध्यम में कम चीजों के साथ बड़े हुए हैं, उन बच्चों से लड़ने के लिए तैयार करना जो हमेशा से बेहतर परिस्थितियों में रहकर अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी सुविधाओं के साथ आए हैं, ये मजाक नहीं है। ये मेरे चाहने से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के चाहने से भी नहीं होने वाला है। इसके लिए पूरे समाज को प्रयास करना पड़ेगा। और समाज प्रयास क्यों करेगा? समाज का हर आदमी क्या चाहता है कि मेरे बच्चों की जिंदगी बेहतर हो जाए। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाता है, उसकी भी बात अपने हिसाब से सही है। इसलिए सोशो लिंग्विस्टिक सवालों को केवल यूपीएससी के दायरे में रखकर देखना ठीक नहीं है।
जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप हिंदी के भविष्य की बात मुझसे पूछें, मनोरंजन की भाषा के तौर पर अंग्रेजी हिंदी को भारत में कम से कम अभी 200-400 साल तक नहीं हरा पाएगी। बोलचाल की भाषा के तौर पर हिंदी को हराना अंग्रेजी के लिए लगभग नामुमकिन है, कम से कम 200-400-500 साल तक। इसलिए आप देखेंगे कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे भी जब हंसी मजाक करते हैं तो हिंदी में करने लगते हैं, जब गाली देना चाहते हैं हिंदी में देते हैं, अंग्रेजी में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इमोशंस आते ही भाषा अपनी भाषा चाहिए। कॉग्निशन के लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर आप किसी विदेशी भाषा में काम चला सकते हैं, चलाना चाहिए। मुझे भी कुछ नया पढ़ना हो तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अंग्रेजी की किताबें पढूं, क्योंकि उसमें जिस लेवल का कंटेंट मिलता है, गहराई मिलती है, वैसा हिंदी में आमतौर पर नहीं मिलती है। स्पेशली जो डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट पे पढ़ना हो, इंटरनेशनल रिलेशंस पे पढ़ना हो, इकोनॉमिक्स पे पढ़ना हो, तो हिंदी में वैसा कंटेंट नहीं मिलता है। हिस्ट्री में मिल सकता है, फिलोसफी में शायद मिल सकता है, थोड़े बहुत और जो परंपरागत विषय उनमें शायद मिल जाएगा, लिटरेचर में मिल जाएगा, लेकिन जो मॉडर्न डायनामिक विषय उन पर नहीं मिलता है। तो मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूँ जो भाषा को एक वैसा सवाल बना लें कि ये मेरी अस्मिता का सवाल है, मैं इसके लिए जान दे दूंगा, मैं इसके लिए सर काट दूंगा सबका, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ। भाषा एक सामाजिक आर्थिक विषय है, और ये उम्मीद करना कि एक बदलते हुए ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम परंपरागत भाषाओं को ज्ञान की दुनिया में वैसे वर्चस्व तक ले ही जाएंगे, ये आसान नहीं है। इसके लिए हिंदी समाज को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कम से कम अंग्रेजी में बन रहे ज्ञान को बहुत तेज़ी से उनके तकनीकी शब्दों के साथ स्वीकार करके पढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि मेडिकल साइंस पहली बार हिंदी भाषा में मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मैं इसमें बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर को मेडिसिन सीखने के बाद जिन लोगों से बात करनी है वो आम आदमी ही है, कुछ को छोड़ के। अगर वो आम आदमी से बात कर नहीं पाएंगे ठीक से, तो कैसे अच्छे डॉक्टर बनेंगे? और अच्छे डॉक्टर की भूमिका दवाई देना नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर दवाई देने से पहले अपने मरीज के मन को टटोलता है, उसे हर बात समझाता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्यों हुई है, क्या संभावनाएं भविष्य की हैं। और ये डॉक्टर वही कर पाएगा जो उस भाषा में सोचता है, समझता है, पढ़ता है, लिखता है। तो मेडिकल साइंस में टर्मिनोलॉजी बेशक अंग्रेजी की हम यूज़ कर लें, पर कम से कम कम्युनिकेशन की भाषा, जो सिंटैक्स है, जो व्याकरण है, अगर हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनूठी पहल है। इंजीनियरिंग में भी ऐसा होना चाहिए, लॉ में भी अच्छे कॉलेजेस में ऐसा होना चाहिए, जिसको हम सामान्य जुबान में हिंग्लिश कह देते हैं, कि टर्म्स अंग्रेजी के लें लेकिन फ्लो भाषा का हिंदी का हो। यदि इस पर हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से कम एक ऐसी जमात तैयार हो सकती है, ऐसी पीढ़ी तैयार हो सकती है जो बात हिंदी में करती है, शब्द अंग्रेजी के ले लिए हैं, लेकिन अपने समाज के साथ संवाद करने को वो पीढ़ी तैयार होगी। इस दिशा में काम हो तो मेरा ख्याल है फिर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, अगर इस तरह से सरकार एक्टिव होगी तो रिजल्ट्स बेहतर होंगे। नहीं तो हम हर पीढ़ी के साथ हिंदी में और कठिन संघर्ष में जूझेंगे। यूपीएससी का रिजल्ट हो सकता है इस साल अच्छा है, हो सकता है 2 साल बाद और अच्छा हो जाए, पर यूपीएससी का रिजल्ट हिंदी और अंग्रेजी की तुलनात्मक स्थिति का आईना नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है। वो उसके संसार का एक छोटा सा बुलबुला भर है। उस बुलबुले से आप हिंदी और अंग्रेजी के तुलनात्मक परिदृश्य को नहीं समझ सकते हैं, वो उसका एक पक्ष मात्र है। सर, इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम हिंदी वर्सेज इंग्लिश, या आप बोल सकते हैं रीजनल वर्सेज इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपका मत इस चीज़ पे जानना चाहता था कि क्योंकि दृष्टि IAS इंग्लिश वर्सेज हिंदी या इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोचिंग्स चलाती है, तो अभी तक का आपका जो एक्सपीरियंस रहा है हिंदी मीडियम के